डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। सेडेंट्री लाइफस्टाइल और आज के खान पान के चलते दुनिया भर में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें कैंसर से होने वाली मौतों की, तो प्रोस्टेट कैंसर एक प्रमुख कारण बना हुआ है। आज का हमारा स्टार्टअप इस प्रोस्टेट कैंसर से लड़ने का हल देता नजर आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। हम आए हुए हैं श्रीनगर कश्मीर में, तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से। तो चलिए फिर। मेरा नाम खालिद मसूदी है। मेरा एक स्टार्टअप है कश्मीर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने एमएससी और पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में किया है, और मेरा पोस्ट डॉक है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया से, जहाँ मैंने कैंसर रिसर्च और ड्रग डिस्कवरी पर काम किया है। तो हमारे जो स्टार्टअप है ये फंक्शनल फूड स्टार्टअप है, जिसमें डिज़ाइनर फूड्स बनाते हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। और हमारा जो मेन फंक्शनल फूड है वो हमारा मैजिक फूड टेक्सो के नाम से, जो अगेंस्ट प्रोस्टेट कैंसर हमने बनाया है। खालिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो है मैजिक फूड, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मैजिक फूड क्या है और किस तरह से ये लड़ता है प्रोस्टेट कैंसर से। मैजिक फूड एक मिक्सचर है बहुत सारी हर्ब्स का। असल में हमने यहाँ एक ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम शुरू किया था 2016 में, कि जो मेडिसिनल प्लांट्स एंडोजिनस टू कश्मीर वैली है और इस हिमालयन रीजन में है, हम कैसे उनके पोटेंशियल को टैप कर सकें। तो हमने बहुत सारे प्लांट्स को स्क्रीन किया, एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई अराउंड 25,000 मॉलिक्यूल्स की, और फिर हमने उन मॉलिक्यूल्स को हमने एक ख़ास जीन के अगेंस्ट देखा, क्योंकि हर एक कैंसर में एक मेन जीन होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर में एंड्रोजन रिसेप्टर एक की प्लेयर है, जो प्रोस्टेट कैंसर प्रोग्रेशन को बढ़ावा देता है या प्रोस्टेट कैंसर में रिस्पॉन्सिबल है। तो हम इसी जीन को टारगेट कर रहे थे, और हमने देखा, हमने अराउंड 16 मॉलिक्यूल नए दरियाफ्त किए, डिस्कवर किए, और हमारी लैब को पिछले 10 साल में अराउंड 8 पेटेंट जो है ग्रांट हुए इंडियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से, और हमने बहुत सारे और भी पेटेंट फाइल किए हैं जो हमने मॉलिक्यूल डिस्कवर किए हैं। तो हमने जो मॉलिक्यूल डिस्कवर किए, हमने बहुत सारे देखे, उसमें मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडिबल सोर्सेज है, अनयूटिलाइज्ड प्लांट्स है जो इस रीजन में ग्रो होते हैं, और हिस्ट्री में जो है लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते थे डेली डाइट में। तो विद टाइम जो है इनका जो है यूज़ जो है वो बहुत कम हो गया, और जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है अब बढ़ रही है, जो इंसिडेंस ऑफ बहुत सारी बीमारियां, कैंसर जिनमें एक है। तो हमने जब देखा, हमने इन मॉलिक्यूल्स को स्क्रीन किया, हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल जो एडिबल सोर्स है उनका हमने एक मिक्सचर बनाया मैजिक फूड टेक्सो के नाम से, और हमने देखा जो मॉलिक्यूल थे वो डायरेक्टली टारगेट कर रहे थे एंड्रोजन रिसेप्टर को। खालिद साहब, मैं ये पूरा प्रोसेस आपसे समझूंगी, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कैंसर जो है बहुत तरह का होता है, तो यहाँ हम पर्टिकुलरली बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की। तो प्रोस्टेट कैंसर क्या है? तो प्रोस्टेट कैंसर एनलार्ज प्रोस्टेट हो जाता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ह्यूमंस में, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, तो जब ये एनलार्ज हो जाता है, कैंसरस हो जाता है, तो इसको हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। ये एनलार्ज दूसरी वजह से भी हो सकता है, एक डिजीज जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, जो एनलार्ज होता है प्रोस्टेट, मगर वो कैंसरस नहीं होता। तो या किसी को प्रोस्टेटिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी एनलार्ज होता है। मगर जो है प्रोस्टेट कैंसर जो है वह 6 मर्दों में 1 मर्दों में ये कैंसर पाया जाता है। पूरी वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूएस में सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है इसकी, और इट्स द प्राइमरी कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स इन मैन। इंडिया में ये 10 साल पहले 10वें नंबर पर डायग्नोस कैंसर था, मगर इस टाइम ये 3rd डायग्नोस कैंसर मैन में इंडिया में पाया जाता है।
तो ये प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली एथनिसिटी की वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, या चेंज इन लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। जैसे क्योंकि ये एंडोक्राइन रिलेटेड कैंसर है, अगर हमारी बॉडी के कंटैक्ट में कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जैसे या पेस्टिसाइड्स आ गए, जैसे फंजिसाइड्स आ गए, या कोई फार्मर है जो काम कर रहा है खेत में और पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है, इन पेस्टिसाइड्स में एक प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्टली इन एंडोक्राइन रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से इंसिडेंस प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरियन कैंसर ज़्यादा है इन पेशेंट्स में। या आप देखेंगे उन फार्मिंग पॉपुलेशंस में, या पंजाब के किसी हिस्से में आप देखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का जो है यूज़ होता था, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर एक वो कैंसर ट्रेन भी निकलती थी। तो क्योंकि ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स, नॉर्मल इंसान के लिए जैसे हमारे बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स है, चेंज इन फूड हैबिट्स है। जैसे अगर मैं एक बच्चे को एक सेब दूं या एक पिज़्ज़ा दूं, वो प्रेफर करेगा मैं पिज़्ज़ा खाऊं, सेब ना खाऊं। मगर जो है आप देखेंगे इस पिज़्ज़ा में, इस जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स है, जो आपका जो है प्रोसेस फूड्स है, इसमें ये प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनका इतना डिलीटर्स इफेक्ट है कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रिजर्वेटिव्स बैन हो रहे हैं। जैसे इंडिया में 2016 तक पोटेशियम ब्रोमाइड ब्रेड में यूज़ किया जाता था सॉफ्टन करने के लिए, 2016 में इंडिया ने बैन कर दिया। अभी 2023 में WHO ने एस्पार्टेम बैन कर दिया कि बोला ये कैंसर कॉज करता है। मगर मुझे याद है हमारी फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एस्पार्टेम खाते थे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाते थे। तो हमारी चेंज इन फूड हैबिट्स की वजह से, हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। या कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जैसे अफ्रीकन अमेरिकन मैन है, कॉकेशियन मैन है, या जो इंडिया में देखा गया कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर इंसिडेंस ज़्यादा है बनस्पति उनके कि जो कंट्री साइड में रहते हैं या गाँव में रहते हैं। तो क्योंकि जो उनकी फूड हैबिट्स बहुत डिफरेंट होती है। तो प्रोस्टेट कैंसर के बहुत सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर जो है हो सकता है मर्दों में। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और जानकारी लूं, आपके रिसर्च के बारे में पूछूं, उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूं कब और कैसे ख्याल आया कि आपको इसके ऊपर काम करना है और इस तरह का कोई मैजिक फूड लेके आना है कि जिससे आप प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कर पाएँ? चूँकि मैं एक रिसर्चर हूँ, मेरा मास्टर्स, PhD और पोस्ट डॉक जो है बायोटेक्नोलॉजी मैंने किया है, कि ड्रग डिस्कवरी पर किया है। तो रिसर्चर का मेन मकसद ये होता है कि रिसर्च करके कोई अच्छे जर्नल में पब्लिश कर ले, ठीक है। लेकिन विद टाइम क्या हुआ कि अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर जोर दे रही है, पेटेंट्स पर जोर दे रही है। तो इस वजह से जो है हम क्या बोलते हैं, रिसर्च को बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल रिसर्च। ट्रांसलेशनल रिसर्च वो रिसर्च हुई कि जो लैब से निकल कर लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। वरना एक रिसर्चर ज़िंदगी भर काम करता रहता है, वो रिसर्च लैब में ही रहती है, पेपर पब्लिश करता है, वो पेपर उसके जो है दराज में रहता है या टेबल में रहता है, तो वो कोई फ़ायदा लोगों को नहीं पहुंचाता है। मगर हमने सोचा कि हम ऐसी रिसर्च करें कि हमारी रिसर्च लैब से निकल कर लोगों तक जाए। तो हमने जब शुरू में जब ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम शुरू किया था, ये हमारे जहन में नहीं था, मगर विद टाइम हमारी इंस्टीट्यूट ने नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी जो है उसको अडैप्ट किया, जिसकी वजह से जो आपकी इनोवेशंस है, जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ है, उनको आप खुद कैसे कमर्शलाइज कर सके, तो हमें ये मौका मिला। खालिद मसूदी जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो मैजिक फूड है वो कितना सेफ़ है, कि आपने कोई टेस्ट किए हैं इसके मार्केट में लॉन्च करने से पहले प्रोडक्ट को? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में जब डालते हैं तो हमें अपनी पूरी, इट शुड बी सपोर्टेड विद स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस, जो हम बिलीव करते हैं। तो उसके बगैर एथिकल नहीं है कि आप अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट तक ले जाएं। तो हमने जो है पूरा जो है इसको हम बोलते हैं PK/PD स्टडीज़, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक स्टडी की है, इसकी पूरी साइटोटॉक्सिसिटी चेक की है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि ड्रग देते हैं माइस में, फिर देखते हैं उसके लिवर में कोई चेंजेस तो नहीं है, लंग्स में कोई चेंजेस तो नहीं है, उसकी किडनीज़ में कोई चेंजेस तो नहीं है, उसकी डेथ जल्दी तो नहीं हो रही है। मगर मैंने जैसे आपको बताया कि इसने लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल की माइस की, और पर जब हमने ये सारी जो है चीज़ें देखी, सेफ्टी देखी, तो इट्स वेरी सेफ़। होगा कि जो स्टार्टिंग के इनिशियल सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, क्या ऐसे कुछ हैं जो हम खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि अब हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, या उस तरह के सिम्टम्स? बिल्कुल, जो है जैसे मैंने बोला प्रोस्टेट कैंसर या एनलार्ज प्रोस्टेट या BPH जिसको बोले, इनको हम सिम्टम्स मेनली एसोसिएटेड वो लट्स बोलते हैं, इनको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जैसे खुदा न खास्ता पेशाब रुक कर आना या कतरा आना, मर्दों की बात कर रहा हूँ मैं, या जो है रात को जैसे मैंने बोला बार बार जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, या जो है फिर देखा गया इनकंटिनेंस है कि लग रहा
रहा है कि भाई पेशाब जो कर रहा है तो पूरा नहीं हो रहा है या रेजिडुअल वॉल्यूम रह रहा है। तो ये बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जो प्रोस्टेट कैंसर या BPH की तरह इशारा देती है, इनको हम लास्ट सिम्टम्स बोलते हैं। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं वो डॉक्टर के पास अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन प्रोस्टेट में हो गया, ठीक है, तो उससे भी प्रोस्टेट साइज थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड होता है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। मगर जो ही किसी को ये सिम्टम्स हो वो डॉक्टर को जाएगा तो डॉक्टर उसको बोलेगा कि एक PSA एग्ज़ाम करो। अगर PSA एग्ज़ाम के बाद या तो ज़्यादा PSA होगा या कम होगा, उसके बाद डॉक्टर अगर लगे कि PSA हाई है तो डॉक्टर उसको बोलेगा कि एक जो है बायोप्सी प्रोस्टेट की है ना, या जो है रेक्टल स्कैन या जो है फिर उसका बोन स्कैन जो मैंने बोला। तो बहुत सारी जो है चीज़ें हैं डॉक्टर जो है मतलब सीक्वेंशियली लेता है आगे कि क्या क्या मतलब अगर ये सिम्टम्स है तो मे बी जो है प्रोस्टेट कैंसर हो, वरना कभी एनलार्ज प्रोस्टेट जो कैंसरस नहीं है उसमें भी हमने देखा कि हमारा मैजिक फॉर एनलार्ज प्रोस्टेट में भी इफेक्टिव है जी। तो ये जो सिम्टम्स मसूदी साहब ने बताए हैं इनको बहुत ईजी ना लें, अगर आपको लगता है इस तरह का तो एक बार डॉक्टरी जांच जरूर करा लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खालिद साहब, आपने बोला स्टार्टिंग में टर्म यूज़ की थी आपने एंड्रोजन रिसेप्टर, वो एक जीन होता है, किस तरह का वो जीन होता है और किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए, थोड़ा सा समझना चाहेंगे हम। तो एंड्रोजन रिसेप्टर जैसे मैंने बोला एक की जीन है प्रोस्टेट कैंसर प्रोग्रेशन में, और ये जीन जो है ये एंड्रोजन रिसेप्टर यूजुअली जो है ये प्रोटीन है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है सेल के। जो नॉर्मल प्रोस्टेट एपिथेलियल सेल है उसमें साइटोप्लाज्म में है। फिर जब ये DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन के साथ मिलता है, जो आपका DHT है ये टेस्टोस्टेरोन से बनता है, और एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेस वो इसको बनाता है। तो वो उस टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है। DHT एक लाइगेंड है, वो एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और इस एंड्रोजन रिसेप्टर को न्यूक्लियस में ले जाता है। जब सेल के न्यूक्लियस में आपका DNA है, ये एंड्रोजन रिसेप्टर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये ऐसे फैक्टर्स या ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत सारे जीन्स को ऑन या ऑफ करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, ये एंड्रोजन रिसेप्टर अब जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर चला गया, और न्यूक्लियस में फिर ये क्या करता है सेल की नॉर्मल ग्रोथ, एपिथेलियल सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में क्या हो जाता है, इवन इन एब्सेंस ऑफ DHT ये एंड्रोजन रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है तो और बाहर नहीं आता। अब जब ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो ये DNA पर बैठेगा, और DNA पर जब बैठेगा तो सारे उन जीन्स को ऑन करेगा क्या कंट्रोल करेगा जिनको जो नॉर्मल सेलुलर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। अब चूँकि ये नॉर्मल सेलुलर ग्रोथ अब नहीं है, अब एंड्रोजन बिल्कुल वहीं रह रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही रह रहा है, तो ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करता है प्रोस्टेट कैंसर सेल्स की, तो जब ये ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है तो इवन जो आपकी एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी वो भी काम नहीं करती, क्योंकि ये अब हम बोलते हैं इसको कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर, तो अनकंट्रोलेबल है। तो जो सारी तहकीक दुनिया में होती है या प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट मेडिसिन है वो सारे एंड्रोजन रिसेप्टर को ही टारगेट करते हैं, वो सारे जीन्स। तो हमने जो मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए हैं अपनी रिसर्च में वो सारे भी एंड्रोजन रिसेप्टर को ही कंट्रोल करते हैं। तो अब हमने क्या किया हमने इसमें सेलुलर लोकलाइजेशन देखने के लिए हमने एंड्रोजन रिसेप्टर लिया, इसको हमने टैग किया ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन के साथ ताकि हम इसकी लोकलाइजेशन देख सकें। तो हमने इसको ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन के साथ टैग किया, फिर हमने इसको ट्रांसफर किया एक सेल लाइन होती है C4-2 जो रिकरेंट प्रोस्टेट कैंसर सेल लाइन है, जो मतलब बहुत ही खतरनाक मेटास्टैटिक कैंसर है और जिसका इलाज नहीं है। तो जब हमने इस सेल्स को ट्रांसफर किया फिर हमने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर देखा कि ये कहाँ लोकलाइज है। हमने देखा ये प्रीडोमिनेटली न्यूक्लियस में है। अब हमारा गोल था कि हम ऐसे मॉलिक्यूल खोजें जो इसको न्यूक्लियस से बाहर निकाल कर, मतलब उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एब्रोगेशन, इसको बाहर निकाल करके साइटोप्लाज्म में ले जाए ताकि ये सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम स्टॉप कर सके। तो हमने क्या किया, हमने इन सारे जो है मॉलिक्यूल्स को जो है टेस्ट किया, अराउंड 25,000 अराउंड एक्सट्रैक्ट्स को टेस्ट किया। हमने देखा कि कुछ प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स ये न्यूक्लियर सिग्नल को एब्रोगेट करके जो है साइटोप्लाज्म में ले जाते हैं। दैट मीन्स कि एंड्रोजन रिसेप्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसमें हम इसको कैसे देख रहे हैं, हम इसको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू देख रहे हैं। तो इफेक्टिवली हमने देखा कि दे कुड टारगेट एंड्रोजन रिसेप्टर एंड एब्रोगेट इट्स न्यूक्लियर लोकेशन इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर हमने जब ये किया फिर आगे ये एक हमारा प्राइमरी जो है मेन मार्कर टेस्ट था। इसके बाद हमने सेल प्रोलिफरेशन ऐसे किया कि सेल ग्रोथ को कैसे रोकता है। इवन जैसे कैंसर सेल्स में प्रॉपर्टी होती है कि वो इन्वेजिव होते हैं या मेटास्टेसिस होता है। प्रोस्टेट कैंसर में देखा गया कि बोन मेटास्टेसिस हो जाता है। ठीक है, कोई खुदा न किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया, वो डॉक्टर के पास गया, उसने बोला PSA एग्ज़ाम करो, बायोप्सी करो, फिर वो देखते हैं स्कैन करके कहीं बोन में तो नहीं इसके लीजन्स है। तो
अगर होंगे तो दैट मीन्स तो उसको हमने देखा कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो मेटास्टेसिस को भी रोकते हैं। फिर हमने इवेंचुअली क्या करते हैं, जब ये मॉलिक्यूल डिस्कवर होते हैं फिर इवेंचुअली हम उसको माइस मॉडल में टेस्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यही जीनोग्राफ्ट हम जिनको हम जीनोग्राफ्ट स्टडी बोलते हैं, हमने C4-2 प्रोस्टेट कैंसर सेल्स ली, इनको मिक्स करते हैं मैट्रियल से, इनको माइस के फ्लैंकिंग रीजन में जो है डालते हैं और 3 से 4 हफ्ते के बाद ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जब इन ट्यूमर वॉल्यूम अराउंड हो जाता है 200 मिलीमीटर क्यूब, फिर हम इनको कैस्ट्रेट करके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और हमने देखा कि हमारा जो है मैजिक फूड के मॉलिक्यूल है वो ट्यूमर को भी कम करते हैं, ट्यूमर साइज को भी, इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डबल कर देते हैं माइस की। खालिद मसूदी जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में आज हैं हमारे साथ खालिद मसूदी जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं मैजिक फूड की लिमिटेशंस क्या हैं और जो अभी करंट के जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं। साथ ही सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट इसी में मैं जानना चाहूँगी कि वो जो गैप है दोनों के बीच का, उसको कैसे फुलफिल करेंगे। जो प्रोस्टेट कैंसर है, बहुत सारे इलाज इस टाइम है, जैसे शुरू में बोला, जैसे एंड्रोजन डिप्रेशन थेरेपी देते हैं या इंटरमिटेंट एंड्रोजन डिप्रेशन थेरेपी देते हैं, या जो है फिर सर्जरी होती है इसकी, या जो है रेडिएशन थेरेपी होती है, या सर्जरी होती है जिससे प्रोस्टेट रिमूव हो जाता है। तो बहुत सारी जो है ये, मगर इसके साथ जो है प्रोस्टेट रिमूवल के साथ बहुत सारी जो है आपकी साइड इफ़ेक्ट्स भी है। जैसे मैंने बोला, अगर आप एंड्रोजन डिप्रेशन थेरेपी देंगे तो उसमें आपका जो है बोन लॉस हो जाएगा, मतलब आपकी जो है कमज़ोरी आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलती है। या कीमोथेरेपी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, ऑफ टारगेट इफ़ेक्ट जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं। और जो है ज़्यादातर देखा गया है कि जब पेशेंट्स को हम ये थेरेपीज़ देते हैं तो फिर जो है कुछ टाइम के बाद, जैसे मैंने बोला, रिकरेंट प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है कि ये वापस आ जाती है बीमारी और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है कि जो कैंसर सेल्स है बहुत स्मार्ट होती है। जब आप इस प्रोस्टेट कैंसर के केस में जब हम एंड्रोजन रिसेप्टर पाथवे को टारगेट करते हैं तो कैंसर सेल्स अपना सर्वाइवल जिसको बोलते हैं वो थ्रू PI3 काइनेज पाथवे करती है। तो फिर जब जो है PI3 काइनेज पाथवे के थ्रू उसने अपने आप को बचाया, एंड देन इट स्टार्ट्स अगेन टू ग्रो, एंड फिर ये बहुत खतरनाक बन जाता है, अनक्योरेबल बन जाता है। तो मगर हमने जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डिस्कवर किए हैं वो दोनों पाथवेज को साइमल्टेनियसली टारगेट करते हैं। दैट्स वाई हमारा जो है मॉलिक्यूल है बेटर है और हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट। और जब जैसे मैंने बोला कि 7 डोजेज में जो है आपको जो है एडिड इफेक्ट्स है, और इसके साथ जो कोर मॉर्बिडिटीज़ है वो ज़्यादा ऐसे, क्योंकि हमने देखा कोई साइड इफेक्ट हमारे मॉलिक्यूल का नहीं अभी तक हमने देखा है जितने सारे पेशेंट्स ने हमारा मॉलिक्यूल लिया। हाँ, लिमिटेशंस है। हम जैसे इस टाइम जो हमने मॉलिक्यूल मैजिक फूड का डिस्कवर किया है वो हमने वो नॉन पोलर फ्रैक्शन से हमने निकाला, जैसे हेक्सेन फ्रैक्शन से हमने मॉलिक्यूल डिस्कवर किया। और जो है नॉन पोलर फ्रैक्शंस का बॉडी में मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसलिए क्या है, हम इसको जो है मिल्क के साथ, मिल्क में इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं तो उसके साथ हम इसको देते हैं तो हाईली अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पाउडर फॉर्म में है अभी, और जो है इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को आगे ईजिली अवेलेबल फॉर्म में दें, जैसे कैप्सूल फॉर्म है, टेबलेट फॉर्म है। अभी हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं एंड वी आर लकी कि हमें जो है बहुत सारी ग्रांट्स इसमें जो है मिली है। अभी IIT कानपुर की तरफ से भी अब एक हमें जो है ग्रांट मिली अभी, जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से अब हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में बना रहे हैं ताकि जो है ईजिली एसेसिबल हो, और जो इसका टेस्ट थोड़ा ब्लैंड होता है, जैसे 1 चम्मच दूध में डालकर उबाल कर पीना पड़ता है तो थोड़ा सा जो है टीडियस हो जाता है पेशेंट्स के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है फॉर्मुलेशन हम कैप्सूल फॉर्म, टेबलेट फॉर्म या अदर फॉर्म में जो है हम पेशेंट तक पहुँचाएँ। जी, और प्रोस्टेट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, तो आप इसको मैजिक फूड को स्केल अप करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हमारे जो है प्रोडक्ट्स हैं ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन, सो आप किसी भी वेबसाइट जाकर हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमारी अपनी वेबसाइट है, उससे भी आप इसको जो है ले सकते हैं, कश्मीर बायोटेक की। और इसके अलावा जो है अभी हमें एक मलेशियन कंपनी पिछले साल आई, तो दे चेक्ड आवर प्रोडक्ट, दे टेस्टेड आवर प्रोडक्ट, एंड वो हमें रिकरेंट ऑर्डर्स बहुत वहाँ से आ रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, बहुत हमारी स्टार्टअप के लिए अच्छी न्यूज़ है। आज जब हमने IIT कानपुर से कोलैबोरेट किया तो हमें जो है एक कैनेडियन कंपनी हमारे पास आई, तो दे चेक्ड आवर प्रोडक्ट एंड हमने अभी FDA के लिए अप्लाई किया है, एंड वी हैव एंटर्ड इनटू लाइसेंस एग्रीमेंट विद दैट कैनेडियन कंपनी, जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट करेगी कनाडा, US और मिडल ईस्ट में। सबसे जो ज़रूरी सवाल है,
वो ये है कि क्योंकि आपका जो मैजिक फूड है वो कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट से बना है, तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई बहन आज आपको देख रहे हैं, उनको कैसे फ़ायदा होने वाला है, या आप उनको कैसे अपने इस मैजिक फूड के ज़रिए अपने स्टार्टअप में इन्वॉल्व करेंगे जिनसे उनको भी लाभ पहुँचे? हमारा असल में यही मकसद था। असल में ये फार्म यूनिवर्सिटी है, स्कॉस कश्मीर इज़ अ फार्म यूनिवर्सिटी, एंड हमारा एंड टारगेट जो है लोग होते हैं और फार्मर्स होते हैं, कि कैसे जो है हमारी रिसर्च बेनिफिट करे लोगों को और फार्मर्स को। क्योंकि हमने जो मेडिसिनल प्लांट्स जो हमने जिनसे ये मैजिक फूड बनाया है, इनका हमने एक्सेशनिंग की है, इनके हमने सीड्स कलेक्ट किए और हमारे बहुत सारे फार्मर्स कांटेक्ट में हैं जो इनको ग्रो करते हैं। तो ये उनके लिए एक रेवेन्यू का ज़रिया है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी जो है जो ही हम स्केल अप की तरफ जा रहे हैं, तो हमें और फार्मर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको जो है इन एक्सेशंस को जिनमें मॉलिक्यूल पाया जाता है, तो इनको ग्रो करने के लिए, ताकि जो है इसको जो है हाई जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर हम ग्रो कर सके विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट फंजिसाइड्स, इनको ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकें, और ताकि उन फार्मर्स के लिए भी एक ज़रिया माश जो है हम दे सकें। इसके अलावा जो है हमारे स्टार्टअप में बहुत सारे 5-6 एम्प्लॉयज़ भी हमने जो है स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ रखे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो मार्केटिंग करते हैं या प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट करते हैं या प्रिपरेशन ऑफ करते हैं। तो हमने एक जॉब क्रिएशन भी इससे जो है शुरू की है, ताकि जो है हम जॉब भी जो है प्रोवाइड कर सके लोगों को, जो स्टार्टअप का मेन जो है मकसद है। बिल्कुल, और जो भारत है वो खजाना माना जाता है जड़ी बूटियों को लेकर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मतलब हम कहते हैं हमें वी हैव अ ह्यूज रिपर्टायर ऑफ दीज मेडिसिनल प्लांट्स पूरे इंडिया में, और हिमालयन रीजन मेनली जो है, जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इसमें बहुत सारे जो है ऐसे एंडोजिनस प्लांट्स हैं जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। तो मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो 60% ऑफ द ड्रग्स मार्केट में है वो या तो मेडिसिनल प्लांट्स बेस्ड है या उनके डेरिवेटिव्स है। तो हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है कि जिसकी तरह हम देख सकते हैं, और बहुत बड़ी चीज़ें इससे निकल सकती है। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ हमें जो है कश्मीर रीजन जो है खासतौर पर जो है अराउंड मोर देन 4000 जो है मेडिसिनल प्लांट्स है जो एंडोजिनस है, यहीं पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। या लद्दाख रीजन में है अराउंड 800 के करीब, जम्मू रीजन में है अराउंड 700 समथिंग। तो जो है बहुत ह्यूज रिपर्टायर है, और इसको आज अच्छे से टैप किया जाए, और न सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर है बल्कि दूसरे कैंसर्स के लिए भी इसको जो है रिसर्च के लिए यूज़ किया जाए। तो हमारा बहुत बड़ा ख़जाना है यहाँ पर जिसको यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव आ सकते हैं कि कैसे हम इन सब को टैप करके एक टेक्नोलॉजी दे जो लोगों तक पहुँच सके। तो आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा यूनानी मेथड है या फिर हमारा आयुर्वेदा है, वो कहीं ना कहीं जो एक मेन स्ट्रीम का जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसके साथ मर्ज करेगा। बिल्कुल, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम हाई एंड जो हमने रिसर्च, जैसे मैंने कहा कि मैंने पोस्ट डॉक यूएसए किया है, ड्रग डिस्कवरी किया है, और हमने हाई एंड इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज़ की है, वही टेक्नोलॉजीज हमने यहाँ पर एस्टेब्लिश की है, वही फैसिलिटीज़ यहाँ पर एस्टेब्लिश की है। और हम इस जो यूनानी सिस्टम मेडिसिन है, आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स इनको हम मॉडर्न साइंस से कैसे प्रूव करें। जैसे हमें फोरक्लोर में बताया जाता है कि भाई आप ये खा लो हर्ब तो आपका जो जुकाम ठीक हो जाएगा या आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। हम अब साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक रैशनल को आगे रखकर उसको प्रूव कर रहे हैं कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स इनमें हैं जो रियली जो है इफेक्टिव है, जो इफेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट कैंसर और वेरियस अदर डिजीज। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि इसको हम मॉडर्न साइंस को यूज़ करके आयुर्वेदा में हम बिल्कुल जो है एक बड़ी ड्रग इंडस्ट्री जो है इंडिया जो है मतलब बन सकती है, कि जो हाई लेवल पर कमर्शलाइज भी कर सकते हैं। यही हमारी तरह के स्टार्टअप्स, और जो है इंडियन इकोनॉमी को उससे बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, और भारत से ही जन्मा है चरक संहिता, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। जितनी भी जो इलाज की पद्धतियां हैं वो यहीं से निकली हैं, हमें उनको आगे बढ़ाना है। और लास्ट में खालिद मसूदी जी, आप से मैं जानना चाहूँगी कि आज का जो आपका मैसेज होने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे किसानों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्या होने वाला है? मैसेज तो यही है कि जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी जो है कमर्शियल गवर्नमेंट अगर कुछ इनिशिएटिव ऐसे ले कि उसका कमर्शियल पोटेंशियल टैप कर सके, और फिर वही जो है मेडिसिनल प्लांट्स फार्मर्स को ग्रो करने के लिए दिए, तो एक पूरा सप्लाई चेन बनेगा, एक फार्मर से लेकर एक एंड कंज्यूमर तक। तो पॉलिसीज़ की ज़रूरत है यहाँ फ्रेम करने की। इस है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, पॉलिसीज़ है, मगर उन पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करना है कि कैसे, कि बल्कि ग्राउंड लेवल मेन जो है, ग्राउंड लेवल पर कितनी रिसर्च इतनी होती है कि आप रिसर्च को लैब से निकालकर लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो मैदान है मेडिसिनल प्लांट्स का और जो है आयुर्वेदा का, यूनानी मेडिसिन का, कि हम जो है इन हर्ब्स को टैप कर सके पूरा मॉडर्न रिसर्च यूज़ करके और इनको लोगों तक पहुंचा सके। बहुत अच्छी रिसर्च आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों तक लेकर आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरा एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ये। आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।